हेलो एवरीवन, एक बार सब कंफर्म कर दो यार कि सब कुछ परफेक्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है सबका इस सेशन में जहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं क्या सर के मैप का एक थोड़ा सा एक्सटेंशन करेंगे। हमने के मैप के बारे में क्या क्या अभी तक पढ़ा वो सारी चीजें डिस्कशन करेंगे और आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है के मैप से रिलेटेड ही, जिसको हम डिस्कशन करेंगे। सर माइट बी ऑन लीव। नहीं, मैं लीव पे नहीं हूं बेटा, मैं यहीं हूं। और कल भी अपनी क्लास एक मॉर्निंग में, ध्यान रखना। ऑल गुड, ओके। सो भाई स्टार्ट करेंगे, एक बार सब बता दो। ओके तो दोस्तों एक चीज समझाता हूं। अभी तक तो हमारा जो डिस्कशन था वो के मैप के बारे में बेसिक बेसिक पार्ट हमने डिस्कशन कर लिया। एसओपी के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं वो डिस्कशन कर लिया। आज की क्लास और वेरिएबल अंदर एसोसिएटेड होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा। एक बार बता दो यार, ये सुनो। क्लास रहेगा शायद, वो कल शाम को रहेगा टीओसी का। मैं तो बस 1.5 घंटे की क्लास लूंगा ताकि चीजों को थोड़ा ब्रश अप करवा सकूं, क्या क्या अभी तक पढ़ाया गया है। और एक कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट करेंगे तो उसकी थोड़ी सी भूमिका बना दूंगा बेसिक बेसिक से। मॉर्निंग 11 o'clock, मॉर्निंग 10 बोला, 11, 10-11 के आसपास ही, मैं भूल गया टाइम। ओके चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। 5 वेरिएबल का कनक। रुको 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 रुको, अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज बताता हूं कि सर आपने अभी एसओपी में कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दिया, पीओएस में कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दिया, नहीं सॉरी एसओपी में कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दिया, डोंट केयर के साथ कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दिया। रूल एक ही था। क्या रूल था? कि कम से कम ग्रुप बनाना है और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। कम से कम ग्रुप बनाने से नंबर ऑफ टर्म्स मिनिमाइज होते हैं और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने से नंबर ऑफ वेरिएबल मिनिमाइज होते हैं। यही रूल था। तीर्थ पार्टी किस लिए चाहिए भाई? गेट वर्सेस, ये डिपेंड करता है क्या चॉइस है आपकी। ओके ओ कल कॉलेज है। चलो मैं मना करता हूं फिर उनको। अब देखो यार, सबसे फर्स्ट डिस्कशन करते हैं, एक बार आप वापस से आओ। अच्छा मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, शायद ये चीज अब आप लोगों को समझ में आ गया हो कि जब भी कभी ऐसा फंक्शन हो, समझिएगा फिर से। और मैंने आपको बोला था कि मान लीजिए ये डी है, ये डी है और ये डी है। कल की लास्ट क्लास यही था, ये डी है और आपको ग्रुप बनाना हो तो हमने सीधा सीधा डिस्कशन किया था कि एक आप इनके साथ पेयर बना सकते हो और एक इन दोनों का पेयर बना सकते हो। ये हमारा डिस्कशन हो चुका था कल की क्लास में। रौनक बहुत ही बढ़िया। भाई एक बार बता दो यार सबका जो। ओके अब देखो एक बार, अगर इसका आंसर लिखते हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ए बार और इन दोनों में कॉमन बी बार और इसी के साथ डी मल्टीप्लाइड है। और इसका जब आंसर लिखोगे ग्रीन वाले का तो यहां मैंने आपको बताया था ये ए और इन दोनों में आंसर बी और बी है, डी है। और ओवरऑल आंसर ए बार बी बार डी प्लस ए बी डी है। ये है सिंपल सा खेल, बहुत ही शानदार। ये हमने कल डिस्कशन किया था और मैंने आपको बताया था कि यार वेरिएबल जब अंदर होता है तो उसका क्या मतलब होता है। ये मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होगी। अब एक चीज समझने की कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूं, समझिएगा एक बार ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं इस तरीके का, यार एक तो आपस में कोई चैट में नहीं लिखेगा, रुक जाओ मेरी बात को खाली पहले समझो। आप लोगों की बातों से भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो।
अब एक चीज समझिएगा, अगर मैंने क्वेश्चन दिया कुछ इस तरीके का, सी इधर 1 दिया है और इधर सी बार दिया है, तो मैंने बोला आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। मान लीजिए ये सबसे पहले इस फंक्शन को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे फंक्शन है क्या। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया, बोला गया है कि राइट द मिनिमाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अब ये एक तरीके का फंक्शन, के मैप भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फंक्शन को लिखने का ही तो तरीका है, और उसी को यूज करके हम मिनिमाइज करते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है और मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले बताओ कि मुझे वो फंक्शन है क्या, देखो अगर ऐसा लिखा हुआ और मैंने आपसे पूछा कि बताओ वो फंक्शन है क्या, तो आप क्या बोलोगे इस फंक्शन के लिए कि सर ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये ऐसा है, ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार प्लस ए बी सी बार, यही होगा। अरे यही होगा, बिल्कुल सर यही फंक्शन होगा। एक्चुअली में फंक्शन लिखने का तरीका यही है। ठीक है साहब, अगर मैं इसको 3 वेरिएबल फंक्शन से मिनिमाइज करने की कोशिश करूं तो यहां पर सी बार प्लस सी से मल्टीप्लाई करूं, हुए एक्चुअली में ये फंक्शन है एफ। मुझे क्वेश्चन में इसको मिनिमाइज करने के लिए बोला गया है रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, अब देखो अगर इधर से अगर मैं ए कॉमन लूं तो ये बच जाएगा आपके पास बी बार प्लस बी सी बार, और स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म भी वो लगा सकता हूं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। पहले मैं इस फंक्शन को के मैप की मदद से सॉल्व करना सिखाता हूं, फिर बूलियन अलजेब्रा की मदद से सॉल्व करना बताता हूं, और फिर डायरेक्ट सॉल्व करना बताता हूं। दोनों, बस सारे लोग मुझे ध्यान से समझेंगे मेरी बातों को। अब अगर ये क्वेश्चन सर इसको देख के मैंने ऑब्जर्व तो कर लिया कि ये फंक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं, राइट। ठीक है साहब, अब देखो बट अगर मुझे स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है इसको, तो सर इस फंक्शन को मुझे ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार प्लस ए बी बार, और स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में लिखने के लिए सी बार प्लस सी से इसको मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ईच टर्म शुड कंटेन ऑल द वेरिएबल। अगर जब भी कभी किसी फंक्शन को आप स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हो, इसका मतलब सारे वेरिएबल के सारे टर्म्स के पास सारे के सारे वेरिएबल होने चाहिए। इसके पास ए बी बार तो है बट सी नहीं है, तो मैंने इसको सी बार प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा फंक्शन के अंदर। ठीक है साहब, ये भी बात सही है। इसका मतलब ये फंक्शन बन जाएगा ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार, यही बना। अगर आप लिखोगे इस फंक्शन को, इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, राइट। 1, ये 4, ये 5 और ये 6, 1 4 5 6। और इसको जब आपने के मैप से एक्चुअली मिनिमाइज किया, 3 वेरिएबल वाले के मैप से मिनिमाइज किया, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का आया। राइट, ध्यान से समझेंगे सब, यही आएगा। ये 0 और ये 1 आएगा। ये ए बार है, ये ए है, ये बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार, यही बनेगा। बिल्कुल सही बात है सर। कहां कहां पर दे रखा है 0 1 पे, देखो 1 4 5 और 6। इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। इन दोनों का पेयर बनेगा और एक इन दोनों का पेयर बनेगा। ठीक है सर, यही आंसर बनेगा। और इसका जो आंसर होगा, इसका जो आपके पास आंसर बनेगा, दैट विल बिकम लाइक, यहां लिख देता हूं, इसका बनेगा ए और इधर से कॉमन हो गया सी बार, ए सी बार प्लस बी बार सी, ए सी बार प्लस बी बार सी। क्या यही आंसर आएगा सबका? अरे बता दो यार। एक्चुअली इस फंक्शन का आंसर ये आएगा, ए सी बार प्लस बी बार सी। ठीक है, अब आप चाहो ना आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये तो मैंने किससे बताया? बाय के मैप, बाय 3 वेरिएबल के मैप से मैंने उसको सॉल्व करना बताया। अच्छा जी, अब मैं चाहूं इसको बाय बूलियन अलजेब्रा भी चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा फंक्शन लिखा कैसे गया।
राइट, ऐसे आपको आइडिया लगेगा। देखो भाई बूलियन अलजेब्रा ये फंक्शन था, ये था आपके पास ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार प्लस ए बी सी बार, सिंपल। ठीक, अब समझने की कोशिश करेंगे क्या चीज है। मैं पहले एक बार इसके साथ भी लिखता हूं और इसको इसके साथ। क्या मैं ए बी बार को 2 बार लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ए बी बार को अगर मैं 2 बार भी लिख दूं तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक काम करता हूं, ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार यहां लिख देता हूं, प्लस ए बी बार को एक बार फिर से लिख देता हूं, प्लस ए बी सी बार लिख देता हूं। कोई दिक्कत नहीं सर, क्या फर्क पड़ता है? ए बी बार प्लस ए बी बार ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में से मैं एक काम करता हूं, बी बार कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच गया? ए बार सी प्लस ए। इन दोनों में से मैं एक काम करता हूं, ए कॉमन ले लेता हूं तो ये बन गया बी बार प्लस बी सी बार। ठीक है सर, ये भी ठीक है। अरे बुरा मत मानो, लोग बात कह रहे हैं कि मैं आपने कल भी रिप्लाई नहीं दिया। दीपेश सही बता रहा हूं, मैं टेलीग्राम में खोल के देख रहा हूं, बट मतलब इतना फ्रीक्वेंट कल नहीं देख पाया हूं। अभी मेरे को एक बार क्योंकि मैं इसमें खुद कंफर्टेबल, ये देखो स्क्रीन भी टूटी हुई इसकी भी, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो। 1-2 दिन का रुक दो, 1-2 दिन रुक जाओ बस। हाँ, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ये कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा देता हूं, इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा देता हूं। तो देखो a प्लस ए बार 1 हो गया, ये बन जाएगा a प्लस सी। ठीक है सर, इधर से अगर कैलकुलेट करोगे तो b बार प्लस b1 बन जाएगा, इधर बनेगा b बार प्लस ये a और अंदर बनेगा b बार प्लस c बार। अब अगर आप इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो देखो a b बार प्लस b बार c, इधर लिखोगे a b बार प्लस a c बार। अब देखो a b बार इधर भी है, a b बार भी इधर भी है भाई। a b बार अगर दोनों तरफ है तो उसको आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना। तो a b बार यही तो है ना, ठीक है। तो ये देखो इधर से एक बार थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इस फंक्शन को। हाँ, ए बी बार और ए बी बार दोनों सेम ही है, तो मैंने ए बी बार को ए बी बार ही लिखता हूं। तो ये फंक्शन बनेगा आपके पास ए बी बार प्लस बी बार सी प्लस ए सी बार। क्या कुछ और किया जा सकता है क्या इसके अंदर, बताओ सर? और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये भाई ए सी बार और बी बार सी। अब देखो अब रिडंडेंसी थ्योरम लग गया, देखो इसमें आयुष, अगर किसी की हाँ रिडंडेंसी अप्लाई कर सकते हो। देखो अगर यहां से अगर मैं बात करता हूं ए बी बार, देखो सी बार और सी है, सी बार के साथ क्या कनेक्टेड है ए, और सी के साथ क्या कनेक्टेड है बी बार। तो क्या बी बार और ए का प्रोडक्ट है, बी बार और ए का प्रोडक्ट है, यानी रिडंडेंसी कॉन्सेंसस थ्योरम। तो इसको आप रिमूव कर सकते हो, और इसको अगर आप रिमूव कर सकते हो तो आपका आंसर जो आ गया बी बार सी प्लस ए सी बार। तो देखो आपने इसको ऐसे फंक्शन लिख के फिर आपने के मैप को यूज करके मिनिमाइज किया तो आपका आंसर ही आया। अगर आपने बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व किया तब भी आपका आंसर यही आया। 2 तरीके, थोड़े से बना, और इसको बड़ा कर देता हूं यार, थोड़ी छोटी सी लग रही तो ठीक है, आंसर तो श्योर हो गया। ठीक है सर, यही आंसर आएगा। अब देखो, अब अगर मुझे इसी क्वेश्चन में ना, अगर इसी क्वेश्चन को मुझे और दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, मैं कैसे कर सकता हूं समझिएगा। अब ध्यान से समझना, इधर देखो, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल सा 2 केस बना दिया। क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता भाई वन को सी बार के साथ कैसे लिखेंगे, 1 को सी के साथ कैसे लिखेंगे, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आपको। तो मैंने एक काम किया, 2 केस बना दिए। सबसे पहला केस बना दिया केस 1, जब अगर सी की वैल्यू 0 है, जब सी की वैल्यू 0 होगी तो सी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 1।
तो मैं सी की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में, राइट। और सिंपल सी बात है, इसको या तो इरेज कर दो, सी की वैल्यू 0 कर दो, तो ये के मैप आपके पास ऐसा बनेगा। ध्यान से समझना एक बार, ये ए है, ये बी है, ये 0, ये 1, ये 0 और ये 1। मैं 2 वेरिएबल वाले से भी कैसे सॉल्व कर सकता हूं समझिएगा। ये ए बार, ये ए, ये बी बार, ये बी। अब देखो सी की वैल्यू को अगर 0 कर दिया तो ये 0 हो गया 1, और ये भी 1 हो गया आपके पास। क्योंकि सी की वैल्यू 0 है तो सी बार की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब इस केस में अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये आंसर विल बी ये, अरे यार है, ओहो, ये छोटा सा गैप रह गया जिसकी वजह से भर नहीं पा रहा है। ये दोनों का रह गया, और आप लोगों का जो आंसर आएगा ना इसकी वजह से, जिसकी वजह से आएगा ए, पर चूंकि सी की वैल्यू आपने 0 लिया है तो 0 का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, तो इसका आंसर आएगा ए, और इस 0 की वजह से आएगा सी बार, क्योंकि ये सी बार के लिए फंक्शन है। ठीक है साहब, एक केस ये बन गया। एक केस दूसरा, जब आपने और क्या बन सकता है, और हो सकता है सर केस 2। भाई दोनों ही आंसर पॉसिबल है ना, एक ये आएगा और ये आएगा आंसर। और जब सी की वैल्यू को 1 कर दोगे तो देखो, अगर सी की वैल्यू को 1 कर दिया तो ये 1 और ये 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। उस केस में आपका आंसर बन जाएगा क्या, ये दोनों बन जाएंगे। और इस केस में आंसर बन जाएगा आपके पास क्या सर, ये आंसर बनेगा आपके पास इसका, ये है बी बार, और किसके लिए फंक्शन है, सी के लिए फंक्शन है। सर नैना कुछ नहीं कर रहा हूं इस इक्वेशन में, एक बार सी की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, एक बार सी की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, सिंपल सा केस है। मैंने इसी फंक्शन में सी की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, एक, अरे रुक जाओ भाई, रुको, जो रिपीट बोल रहे हो 2 मिनट, मेरी बात तो समझो। अगर सी की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, सी बार 1 बन जाएगा, इधर 1 बन जाएगा, इन दो 1 की पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि आपकी आदत हो गई 1 के साथ ही या 0 के साथ ही पेयरिंग करने की, तो ये पेयरिंग कर दी। अब अगर इसका आंसर लिखा, ये पेयरिंग कर दी। अब इसका आंसर लिखोगे, ये केस बन किसके लिए रहा है, सी इक्वल टू 0 के लिए बन रहा है। सी इक्वल टू 0 का मतलब ही होता है सी बार, और सी इक्वल टू 1 का मतलब होता है सी सिंपल। आपको पता है ना मिन टर्म में कैसे लिखते हो, 0 को कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल और 1 को एज इट इज ऑफ द वेरिएबल, यही लिखते हो ना। इसका मतलब सी इक्वल टू 0 मतलब जो भी आंसर आएगा उसको सी बार से मल्टीप्लाई करना है। आंसर आया ए, मैंने उसको सी बार से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे केस में मैंने लिया सी की वैल्यू को 1 कर दिया, सी की वैल्यू को अंदर 1 है, 1 को कैसे लिखा जाता है सर, 1 का मतलब वो वेरिएबल खुद ही होता है। इसका मतलब जब मैंने सी की वैल्यू को 1 किया तो इधर 1 आ गया, और अगर सी 1 है तो सी बार क्या होगा 0, तो इन दोनों का क्लब कर दिया, इन दोनों का क्लब करके आंसर बनाया, तो ये क्या बन गया, ये बनेगा बी बार, पर चूंकि सी की वैल्यू 1 है तो सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल आंसर क्या बनेगा, ओवरऑल आंसर बनेगा ए सी बार एक केस में, प्लस दूसरा केस में क्या बन गया आंसर, बी बार सी। यही तो आंसर था, देखो यही तो आपका इधर भी आंसर आया था, ए सी बार प्लस बी बार सी, यही तो इधर भी आंसर आया। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा कंडीशन है, मैं आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, इन सब के आंसर समझिएगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के ये सब टूल्स हैं, ये सब तरीके तो हैं, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कल मैंने यही चीज बताया था, सिली मिस्टेक नहीं होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई सिली मिस्टेक नहीं होगी। कि मैंने इसी केस के अंदर, अब कोई बोलेगा सर अगर 3 वेरिएबल का हो तो, और सॉल्व तो 4 केसेस बनेंगे, राइट, सिंपल। अब वो सब चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आएगी नहीं, बट सिंपल सिंपल सा है। हाँ ये कंसेप्ट तो सिमिलर, हाँ 5 वेरिएबल वाला कंसेप्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हो। इतनी चीजें क्लियर है क्या, एक बार बता दो, ये सुनो। आपको पसंद आया ऐसे सॉल्व कर लो, आपको पसंद आया ऐसे सॉल्व कर लो, आपको पसंद आया ऐसे सॉल्व कर लो, मेरा तो काम है आंसर देना, खत्म। क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा जयेश, कोई दिक्कत नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, सब अप्रोच ही तो है। ठीक है साहब, अब मेरे ख्याल से चीज, अब अगर सारी चीजें चमका तो बता दो भाई, हाउ इज द जोश।
बहुत ही बढ़िया, सही तो सब है, बहुत ही शानदार। अब बात करते हैं, थोड़ा अगले स्टेप पे चलते हैं। हाय सर, बहुत ही बढ़िया, हाय सर, शानदार, हाउ द जोश, हाय सर, शानदार, ऑलवेज हाय, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई, अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये सारा डिस्कशन आपने किया एसओपी के लिए, अगर यही डिस्कशन पीओएस के लिए करते तो, अगर यही डिस्कशन आप अगर पीओएस के लिए फॉर्म पे सॉल्व करते तो कैसे करते सर? तो देखो भाई, पीओएस के लिए भी करते थे, पर डरते थोड़ी किसी से, ये लो पीओएस के लिए करते आओ। अब कॉपी पेन छोड़ के एक बार मेरी बात समझना, जैसे एसओपी में आप 1 के लिए बनाते थे, ऐसे पीओएस के लिए 0 के लिए बनाओगे, और मिन टर्म की जगह मैक्स टर्म में लिखोगे, सिंपल। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया f इक्वल टू और f ऑफ ए बी सी इक्वल टू पाई m 0 1 3 6 7। मैंने बोला इसको सॉल्व करने के लिए इन पीओएस फॉर्म। अगर मैंने बोला इसको सॉल्व करने के लिए भाई बताओ पीओएस फॉर्म में इसको सॉल्व करके बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले सर आपके पास 2 टेक्निक है इसको सॉल्व करने के लिए, समझो, एक बार ध्यान से समझना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 टेक्निक है। मैं आप लोगों के किसी के कमेंट नहीं सुन रहा हूं, पहले मेरी बात बताऊंगा फिर मैं कमेंट सुनूंगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हो सकते हैं। पहला है मेथड 1, मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड दे देता हूं। पहला मेथड 1, पहला मेथड 1 सर, मेथड 1 क्या है कि पीओएस में हमेशा देखो किसके लिए करोगे, 0 लिखोगे, जहां जहां भाई पॉज फॉर्म में क्या लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है, तो 0 पे 0 है, 1 पर 0 है, 3 पर 0 है, 6 पर 0 है, 7 पे 0 है। ठीक है सर, अच्छा अब मुझे मिन टर्म, भाई पीओएस फॉर्म में मिन टर्म यूज करते हैं कि मैक्स टर्म यूज करते हैं, कोई बता सकता है? मिन टर्म यूज करेंगे कि मैक्स टर्म यूज करेंगे? सर डेफिनेटली मैक्स टर्म यूज करेंगे। अब 0 0 पे मैक्स टर्म क्या लिखते हैं सर? 0 0 का मतलब होता है बी प्लस सी। 0 1 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब एज इट इज वेरिएबल, 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल। 1 का क्या मतलब है सर? बी बार प्लस सी बार। इसका क्या मतलब है? बी बार प्लस सी। इसका क्या मतलब है? ए। इसका क्या मतलब है? ए बार। सिंपल। ठीक है साहब, ये भी ठीक है। अच्छा, अब इसको मुझे 1 की जगह बस 0 की पेयरिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। तो मेरे को 0 की पेयरिंग करनी है, तो देखो सबसे फर्स्ट मैंने इन दोनों 0 की पेयरिंग कर दी, खत्म। फिर मैंने इन दोनों की पेयरिंग कर दी, खत्म। अब मेरे पास ये 0 बच गया है। अब अगेन इसके 2 आंसर हो सकते हैं, या तो आप इसके साथ पेयरिंग कर सकते हो या इसके साथ पेयरिंग। अब आपके ऊपर चॉइस है। जैसे मैंने 1 में इधर भी करके बताया था, इधर भी करके बताया था, मैंने बताया था दोनों ही आंसर सही है। अब आपकी चॉइस है किधर करना चाहते हो। मान लीजिए मैंने बोला कि यार पेयरिंग करनी है तो इसी के साथ कर लो, मान लीजिए। ये बन गया। इसका आंसर क्या? ए। भाई पीओएस फॉर्म में देखो, पीओएस फॉर्म में देखो यहां पे ए बार नहीं आता है। मैक्स टर्म में 0 का मतलब एज इट इज वेरिएबल, 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल होता है। तो देखो ये पूरा सेल ए का है और इन दोनों में कॉमन क्या है? बी, तो ए प्लस बी होगा इसका। भाई मैक्स टर्म में लिख रहे हैं ना,
पीओएस फॉर्म में तो ए प्लस बी आएगा, ठीक है। इसका आंसर अगर आप लिखोगे तो ये क्या बनेगा, ये बी बार प्लस सी बार, और येलो वाले का आंसर लिखोगे ये, तो ये क्या बनेगा, ए बार प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, बी बार। तो आपका आंसर बन गया ए प्लस बी डॉट बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी बार। और इसकी जगह आप ऐसे पेयरिंग बनाते तो बी बार प्लस सी बार की जगह आ जाता ए प्लस सी बार। ये तो आपकी चॉइस है। हाँ, किसी ने ऐसे भी बनाया होगा पेयरिंग, तो बी बार सी बार की जगह ए प्लस सी बार उसका आंसर में आएगा। अब देखो ये आंसर हो गया फाइनल। अच्छा, ये तो मेथड 1 हो गया। अब बात करता हूं सर, ये तो ऐसे ही करेंगे मेथड 1 में, सीधा सीधा लिख सकते हैं। अब बात कर देता हूं मेथड 2 की। किसी को लगता है सर आपको तो पता ही है ये सब चीजें नहीं हो पा रही, मेरे को समझ में नहीं आता है। आपको पता ही है सर मैं तो तारे जमीन पर हूं, सर तो कोई बात नहीं, मेथड 2 सॉल्व कर लो। कि सर मुझे तो एसओपी वाला ही अभी तक आता है, तो कोई बात नहीं, आप उसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था। भूल जाओ एसओपी पीओएस, भूल जाओ सब। हमको तो सिंपल पता है सर कि आप मीन टर्म में बोलते हैं ना, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार, ए बार और ए। कब, जब मीन टर्म में बोलते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है सर। अब देखो सर, वही मैं पेयरिंग कर रहा हूं, वही मैं पेयरिंग कर रहा हूं। देखो इसका आंसर बीसी है। अगर हम मैक्स टर्म में लिखते तो इसका आंसर बीसी होता। येलो वाले का आंसर ए बी होता है अगर एसओपी में बोलते तो, और पिंक वाले का जो आंसर होता वो ए बार बी बार होता। यही होता आंसर। हाँ सर, बट ये सब मीन टर्म में होता, और मीन टर्म और मैक्स टर्म आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहां पर बस आंसर लिखते टाइम एफ नहीं, मैं एफ बार का आंसर लिखूंगा। आंसर लिखते टाइम मैंने एफ नहीं, मैं लिखूंगा एफ बार इक्वल टू, और सब कुछ सेम ही रखूंगा, ए बार बी बार प्लस बी सी प्लस ए बी। अब ये एफ बार इक्वल टू है, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, सबके ऊपर बार लगा दो सर, ए बार बी बार प्लस बी सी प्लस ए बी। डिमॉर्गन्स लॉ से तोड़ दो तो बन गया ए प्लस बी डॉट बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी बार। क्योंकि भाई एफ बार अगर ये है तो एफ लिखने का तरीका होता है कि वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट कर दो, डॉट की जगह प्लस, प्लस की जगह डॉट लगा दो। सिंपल, डॉट की जगह प्लस और प्लस की जगह डॉट लगा दो। अब मेथड 1 भी ठीक है, मेथड 2 भी ठीक है, आपकी चॉइस है आपको कौन से मेथड से करना है, सिंपल सी चीज है। फिर ये तो मैंने 3 वेरिएबल का फंक्शन बताया। हाँ, रिमूव द लाइन, चेंज द साइन, बिल्कुल। अब ये आपके ऊपर चॉइस है। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए एक सिंपल सा एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा और आइडिया, क्योंकि तरीका वही है जो हम 1 के लिए करते थे वो अभी 0 के लिए करते हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है और कुछ नहीं होता है। सेम अगर मैं आपसे क्वेश्चन 3 वेरिएबल का दूं, और वो क्वेश्चन ये है, और मैं आपसे बोलूं इसको सॉल्व करने के लिए, इस बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। हाँ, आज पोल होगा भाई, बिल्कुल होगा पोल। इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके बताइए। अब आपके ऊपर चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि मेथड 1 की मेथड 2 पर इसको सॉल्व करिए एक बार। अब मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट का। कहां गया इस क्वेश्चन
बहुत ही बढ़िया।
पीछे देखो पीछे। हाँ अब बताओ। अरे यू आर नॉट ऑडिबल, मैं बोल ही नहीं रहा था तो ऑडिबल कैसे होगा बताओ। अब यहां पर एक चीज समझो, क्या ग्रुप यही बना? देखो ये तो बनना जरूरी था इसकी वजह से। इस जीरो को तुम इसके साथ बना सकते थे और कोई तरीका ही नहीं। इस जीरो को तुम इसी के साथ बना सकते थे और कोई तरीका ही नहीं। इस जीरो को तुम इसी के साथ बना सकते थे और कोई तरीका ही नहीं। इस जीरो को बस तुम चाहते तो एक इसको और इसको बना सकते थे, उसको बगल बगल में बना सकते थे, ये आपकी चॉइस है। इस जीरो का बस एक ही तरीका था इसके साथ जाने का। इसका मतलब इसके दो आंसर पॉसिबल है। एक तो ये जो मैंने बनाया वो, और एक और आंसर पॉसिबल अगर कोई चाहे तो इस पेयर को ना बनाकर इसको इसके साथ पेयरिंग कर सकता है, वो भी एक पॉसिबल आंसर होगा। इसका मतलब बस उसमें एक टर्म चेंज हो रही होगी, ए प्लस बी प्लस सी। ये ए प्लस बी प्लस सी की जगह उनके आंसर में, ए प्लस बी प्लस सी की जगह उनके आंसर में ए प्लस बी प्लस डी आ रहा होगा। ए प्लस बी प्लस डी आ रहा होगा उनका बस, यानी ये भी सही है और इसकी जगह इसी की जगह ए प्लस बी प्लस डी वाला भी, और बाकी का वो भी सही है। अच्छा एक तरीका और है। कैसा? तो सर देखो, इसको सी बार डी बार बोलते हैं, इसको सी बार डी बोलते हैं, इसको पीछे देखो पीछे, इसको ए बार बी बार बोलते हैं, इसको ए बार बी बोलते हैं, इसको ए बी बोलते हैं, इसको ए बी बार बोलते हैं। सेम, बहुत ही बढ़िया। अब देखो एफ इक्वल टू, अगर आंसर लिखोगे एफ बार इक्वल टू, तो वो आंसर बनेगा सेम चीज, मतलब एक इसका मान लो ये बना हुआ है, वही ग्रुप है सेम, तो उसका आंसर एफ बार इक्वल टू होगा सेम, इसको लिखोगे तो ए बार बी बार सी बार प्लस, इसको लिखोगे सी बार डी प्लस, उसके बाद मैंने किसको लिखा ए बार बी बार, ए बी सी बार प्लस ए बी इन दोनों में कॉमन डी प्लस, फिर मैंने कौन सा लिखा है ए सी बार ए, अच्छा ए सी बार, ओके। उसके बाद मैंने इनका लिखा ए बार सी डी बार, और उसके बाद इन दोनों में कॉमन बी बार सी डी बार। ये सब एफ बार इक्वल टू है, ये सब एफ बार इक्वल टू है। अगर एफ इक्वल टू लिखोगे तो कुछ नहीं करना है सर, सिंपल सी बात है यार। कॉम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका है सर? 54 भर का तरीका है। क्या तरीका है? वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट कर दो, डॉट की जगह प्लस लगा दो, प्लस की जगह डॉट लगा दो। सर मैं गंदा हो, सर नोटबुक में गंदा हो जा रहा है, फिर उसमें ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन ग्रुप में है। सुमित, इसमें तुमको क्या ग्रुप में गंदा गंदा क्या हो रहा है? हाँ, गंदा क्या होता है? इसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? गंदा गंदा हो रहा है, सिंपल 2 बार बना दो, क्या दिक्कत है? एक कोडिंग का पूछ रहे भाई, कोडिंग वाले रुक जाओ। सर कोडिंग का सबसे ज्यादा टेंशन हो रहा है। रुक जाओ भाई रोहन, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसको एफ इक्वल टू लिखोगे, बार को वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट कर दो, डॉट की जगह प्लस, प्लस की जगह डॉट लगा दो। देखो बस इसी में मैंने डॉट की जगह प्लस, प्लस की डॉट डॉट लगा दिया और सारे वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, एफ इक्वल टू। अब मुझे बता दो यार, क्या चीजें क्लियर है क्या? हाँ, अगर इसमें लिखोगे तो एफ बार लिखोगे,
ऐसे करके लिखोगे डायरेक्ट एफ आएगा। ये आपकी चॉइस है कि आप इस मेथड से लिखते हो कि ये मेथड से लिखते हो। ये मेथड 1 है, आंसर दोनों से सेम आएगा। ये मेथड 2 है, देखो आंसर तो सेम ही आ रहा है। मेरा बस ये कंसर्न है किस किस को पीओएस में सॉल्व करना समझ में आ गया, बस ये बता दीजिए, बस मेरा कंसर्न ये है। हाँ एसओपी में जीरो के ना, बिल्कुल जीरो के, कोई भी मेथड मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि आप कौन से मेथड से सॉल्व करोगे। मेरे लिए है कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। अभी करवाता हूं, ठीक है साहब, ये चीज भी समझ में आ गया। इसका मतलब सर एसओपी हो गया, पीयूएस हो गया, 2 वेरिएबल का हो गया, 3 वेरिएबल का हो गया, 4 वेरिएबल का हो गया, एक बच गया 5 वेरिएबल का। 5 वेरिएबल का लास्ट में लूंगा, राइट, 5 वेरिएबल का लास्ट में लेंगे। मेथड 1 मेथड 2 सब इजी है, इसमें कौन सा क्रांतिकारी है, दोनों इजी, ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया। अब अगर इतना समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन में एज ए होमवर्क भी दे रहा हूं, और ये आप लोगों को सॉल्व करना है। एफ इक्वल टू इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिएगा। अच्छा, इसमें डोंट केयर का भी वैसा ही यूज है जैसे 1 के साथ डोंट केयर का यूज। 0 को बड़ा ग्रुप बनाने में अगर डोंट केयर हेल्प कर रहा है तो लो, नहीं तो मत लो, इसका मतलब यही है। डोंट केयर, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए इतनी चीजें क्लियर है। थोड़ा सा आगे सर एक डाउट है कि आपने एसओपी फॉर्म में सॉल्व किया है तो 0 का पेयर क्यों बनाए? नहीं, ये मेरे को पीओएस में ही सॉल्व करना है। मैंने लिखा फंक्शन 0 का पेयर बना दिया, इसलिए तो मैंने यहां पे एफ बार में लिखा है। 1 का बनाता तो वह एफ की फॉर्म में एफ ही होता। अगर 0 का पेयरिंग कर दिया है तभी तो वह एफ बार बना है, क्योंकि मुझे पीओएस में आंसर लिखना है। अगर 0 का पेयर बनाते और तो मैं एफ बार की थोड़ी लिखता, फिर मैं तो एफ लिखता ना। अगर 1 का पेयर बनाते तो एफ लिखते ही आंसर, ये तो करते थे अपन। चलिए इस क्वेश्चन को, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है भाई। चलिए बहुत ही बढ़िया है। अब आते हैं क्वेश्चंस के अंदर, अब समझो। सॉल्व किस में करना है? दोनों में सॉल्व कर ले, एसओपी में भी और पीओएस में, दोनों में सॉल्व करके बता दो इस क्वेश्चन को। एसओपी का भी आंसर बता देना, पीओएस का भी आंसर बता देना, ठीक है। अब समझो एक चीज समझो, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे गेट में आने की संभावनाएं जो है वो थोड़ी थोड़ी सी है। अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई है, राइट, अभी तक मैंने जितनी चीजें भी बताई है उसके गेट में आने की संभावनाएं थोड़ी थोड़ी सी। हालांकि सीएस ब्रांच में तो 50-50 चांस है, 50% आ भी सकता है कोई मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन, 50% नहीं भी आ सकता मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन। बट अब जो मैं बता रहा हूं वो के मैप के लिए सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, राइट, और उसको समझने के लिए ही अभी तक हमने के मैप की सारी चीजों को देखा है। तो सर वो है क्या? वो है इंप्लीकेंट्स, प्राइम इंप्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, रिड्यूस प्राइम इंप्लीकेंट, ये सब चीजें। तो अब समझो सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट टॉपिक। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया आप लोगों के सामने ऐसा, मान लीजिए क्वेश्चन दिया ऐसा 01367, ये क्वेश्चन दिया। अब ध्यान से समझना, एक दो एग्जांपल से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना 01367, तो सर आपके पास ऐसा है, राइट। अच्छा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ भाई कितने इंप्लीकेंट्स हैं। अच्छा, अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना,
ये कोई बुकिश डेफिनेशन ही लिखवाऊंगा, किताबों में देखोगे तो वो डेफिनेशन कुछ अलग तरीके का दिखेगा। मैं वो डेफिनेशन बताऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तनिष एक ही क्वेश्चन चीज पूछ रहा है कि सर एक बार 5 वाला भी करा दो। बट तनिष भाई 5 वाला भी करा दूंगा, 6 वाला भी करा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। 5 वाले का भी कंसेप्ट जो है ना वो ऐसे ही होता है जो मैंने करवाया था। 4 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, जो 5वां वेरिएबल ए बचता है उसको एक को 0 और एक को 1 मान के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लो ना। हाँ। अभी रुक जाओ, मैं वो सब चीजें करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पीवाईक्यू गेट वाला का भी है, लास्ट 15-18 ईयर्स का बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसमें अच्छी है। वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है उसके अंदर क्यूआर कोड के थ्रू। येलो वाला ग्रुप कौन सा है यार? येलो ग्रुप, ये ऐसे ग्रुप, तो येलो ग्रुप में क्या दिक्कत है? इस जीरो को कैसे बना सकते हो? और तो कोई इसके पड़ोसी क्या है? इधर है ही नहीं, इधर है ही नहीं, इसका पड़ोसी तो बस यही है। हाँ, इधर कोई होता तो मैं एक क्वाड ही बना के खत्म कर देता, पर है ही नहीं होता, तो इसको इसके साथ पेयरिंग करिए। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूछा, और पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता कि बताओ भाई इंप्लीकेंट्स क्या है, बताओ इसमें कितने इंप्लीकेंट्स है, ऐसे क्वेश्चन पूछता। तो इंप्लीकेंट्स को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है, आपको कोई भी के मैप के अंदर टोटल नंबर ऑफ 1 काउंट करना है। 1 2 3 4 5, तो टोटल इंप्लीकेंट्स हो गए 5। यानी इंप्लीकेंट्स कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल तरीका है, आपको क्या काउंट करना है, किससे टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करना है इन के मैप। जितने नंबर ऑफ 1 होते हैं के मैप के अंदर उसी को अपन इंप्लीकेंट बोलते हैं। क्यों? और उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी बूलियन फंक्शन के अंदर कितने मिन टर्म्स प्रेजेंट होते हैं स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में, कितने मिन टर्म प्रेजेंट होते हैं उतने ही अपने क्या कहलाते हैं सर, उतना ही अपना कहलाता है क्या सर, इंप्लीकेंट्स। तो यहां पे देखो 5, 1 2 3 4 5, 5 मिन टर्म्स प्रेजेंट है, और इसी वजह से इंप्लीकेंट्स है दोस्तों 5। बड़ा सिंपल सा। अच्छा सर, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया तो अब ये मैं 2-2 बार क्यों लिख रहा हूं, वो उसका एक अलग लॉजिक है ना, वो मत देखना। अभी इस क्वेश्चन में अगर मैंने आपसे पूछा बताओ भाई इंप्लीकेंट्स कितने होंगे, तो कितने होंगे बता सकता है कोई? इसमें बताओ इंप्लीकेंट्स कितने होंगे सर? इंप्लीकेंट टोटल नंबर ऑफ 1, 1 2 3 4 5, 5 इंप्लीकेंट्स 5। बड़ा सिंपल सा है। अच्छा जी, मान लीजिए मैं क्वेश्चन ऐसा देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं इस तरीके का। मैंने पूछा बताओ भाई इंप्लीकेंट्स कितने, बताओ इंप्लीकेंट्स कितने होंगे इस क्वेश्चन में? सर इंप्लीकेंट्स कुछ भी नहीं है सर, टोटल नंबर ऑफ 1 को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 इंप्लीकेंट 6 है, सिंपल। ठीक है सर।
मैंने इस क्वेश्चन में आपसे पूछा बताओ भाई इस क्वेश्चन में इंप्लीकेंट्स कितने हैं, बता सकते हो? इस क्वेश्चन बताओ इंप्लीकेंट्स कितने होंगे? सर 8 इंप्लीकेंट्स है। डोंट केयर वाले बताऊंगा, रुक जाओ अभी भाई, रुक जाओ। 8 प्रेजेंट है, ठीक है। चीजें बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है सर, क्या होता है इंप्लीकेंट्स, ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर है। 8, अच्छा। मैंने पूछा इसमें बताओ भाई इंप्लीकेंट्स कितने? इसमें इंप्लीकेंट्स है 6। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें कोई दिक्कत होगी कि सर मिन टर्म्स को काउंट करने में या नंबर, ये देखो 1 आ गया, 7 आया, एक किसी ने 7 भी बोला था। ये वही इस इंप्लीकेंट्स को फाइंड आउट करने में वही गलती कर सकता है जो ये मन में आए कि मैं तो गलती करके रहूंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है आज गलती करने से, बस वही गलती कर सकता है। राइट, ठीक है साहब, इंप्लीकेंट्स तो क्लियर है सर। इंप्लीकेंट्स के बाद अगला एक पॉइंट आता है। अच्छा, सबकी डेफिनेशन भी लिखी हुई, टेंशन मत लो ना, सबकी डेफिनेशन भी मैंने लास्ट में लिख रखी है, देखो सबकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है ना, टेंशन मत लेने की जरूरत नहीं आपको, ठीक। अब इंप्लीकेंट्स के बाद अगला जो आता है दैट इज कॉल्ड प्राइम इंप्लीकेंट। इंप्लीकेंट्स तो कैलकुलेट करना आ गया, नंबर 1 ही तो काउंट करना है सर। अब बात करते हैं पीआई, प्राइम इंप्लीकेंट। सर ये प्राइम इंप्लीकेंट क्या होता है समझिएगा। अब देखो प्राइम इंप्लीकेंट होता है कि यार किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केमैप को सॉल्व करना, हालांकि देखो बुक में अलग डेफिनेशन है, मैं वो डेफिनेशन बता रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये बुक में डेफिनेशन ही अपनी बनाई हुई डेफिनेशन है। सर पीआई कहलाता है, प्राइम इंप्लीकेंट कहलाता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, कि केमैप के अंदर कितने पॉसिबल ग्रुप बनाए जा सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं प्राइम इंप्लीकेंट। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक बड़ा ग्रुप बन जाए तो उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप नहीं बनाने, टोटल पॉसिबल ग्रुप कितने हो सकते हैं सही सही वो भी, वो आपका कहलाता है प्राइम इंप्लीकेंट। जैसे देखो मान लीजिए मैं आपसे पूछी इस क्वेश्चन के लिए क्या चीजें हो सकती है, तो देखो इस क्वेश्चन के लिए बड़ा सिंपल है। देखो सबसे पहले एक तो ये पेयर हो सकती है, ठीक है सर, ये दोनों हो सकते हैं, हाँ जी सर। अब ये जो बच गया ना, इसको मैं इधर भी बना सकता हूं और इसको इधर भी बना सकता हूं। अगर मैं इधर बनाता हूं तो ये ऐसे जाएगा, और इसको अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये ग्रुप बन सकते हैं। यानी टोटल कितने पॉसिबल ग्रुप हैं इसके बनने के, तो इसके टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है ग्रुप बनाने के, 3 नहीं 4, 1 2 और ये जो 1 बच गया ना, इसको ऐसे बना सकते हैं 3 और ऐसे बना सकते हैं। टोटल पॉसिबल कंडीशन जो है ग्रुप बनाने के दैट इज कॉल्ड 4। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई प्राइम इंप्लीकेंट क्या है, प्राइम इंप्लीकेंट क्या है, तो आप बोलोगे 4 है। कौन कौन से प्राइम इंप्लीकेंट्स हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ग्रुप। अच्छा ये आंसर लिखोगे तो क्या आएगा, देखो अगर ये आंसर लिखोगे तो आएगा ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस ए सी बार ए बी ए सी ए सी। और अगर ये आंसर लिखोगे तो क्या आएगा सर, ये आंसर लिखेंगे तो ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस बी सी। इसका मतलब ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। टोटल जो पॉसिबल आंसर होते हैं, बेस्ट पॉसिबल नहीं, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पॉसिबिलिटीज, राइट, टोटल नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, वो भी सही सही, दैट इज कॉल्ड नथिंग, इट इज जस्ट ए प्राइम इंप्लीकेंट पीआई। तो कितने होंगे पीआई, देखो 1 2 3 और ये 4। कोई पूछे वो 4 कौन कौन से पीआई होंगे, कोई पूछे कि वो पीआई 4 कौन कौन से होंगे, तो आप बताओगे ए बार बी बार होगा, एक ग्रुप ये बनेगा, एक ए बी, एक ए सी और एक और ऐसी पॉसिबिलिटी थी जिसको अपन बोलते हैं बीसी, यही 4 बनेगा।
ए बार होगा, कहां पे ए बार होगा? ए बार, बी बार, अच्छा ए बार, ओह ए बार सी, सॉरी, हाँ मुझे लग ही रहा था ए बार सी होना चाहिए, ए बार सी होना चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, ए बार सी होगा, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप जो है ना, वही कहलाता है क्या? प्राइम इंप्लीकेंट कहलाता है। कि कितने टोटल पॉसिबल फॉर्म ग्रुप होंगे। कोई पूछ ले तुमसे कि कौन कौन से, राइट? मान लो आप गए भाई पानी पताशे खाने के लिए, और पानी पताशे वाले को बोला आपने कि भैया कितने रुपए के पानी पूरी दिए, तो उसने बोला 20 रुपए के दिए। आपने बोले 20 रुपए के कितने दिए, उसने बोला 20 रुपए के 6 दिए, तो उसने आपको पानी पूरी खिला दिया 20 रुपए के 6। फिर आपने लास्ट में बोला भैया वो पपड़ी खिला दो, तो उसने आपसे क्वेश्चन पूछा पपड़ी तो खिला दूंगा, एक चीज बताओ 0 1 3 6 7 अगर मिनटम है तो उसके अंदर बताओ टोटल पीआई कौन है और कौन कौन से, कितने हैं और कौन कौन से। तो उस पानी पूरी वाले को आप क्या आंसर दोगे कि सर टोटल पीआई 4 होंगे, और वो जो होंगे वो होंगे ए बार बी बार, ए बी, ए बार सी और बी सी, तब जाके आपको पपड़ी मिलेगा। आजकल वो भी इंजीनियर है, ध्यान रखना एक चीज है ना, पानी पताशे वाले, सब्जी वाले, सारे आज इंजीनियर आज के डेट में। तो आप बताओगे तब, आजकल वो नहीं हो गया कि खाली मांग गए और मांगे, आजकल क्वेश्चन पूछता ही है। हाँ तो पॉसिबल पीआई कितने होंगे? 4 प्राइम इंप्लीकेंट। अच्छा अब अगर मैं बात करता हूं एक क्वेश्चन ये, और इसके अंदर मैंने आपसे पूछा बताओ भाई पीआई कितने होंगे, बताओ। इसके अंदर अगर आपसे मैं पूछता हूं पीआई प्राइम इंप्लीकेंट कितने होंगे, बता सकते हो क्या? और वो कौन कौन से होंगे वो भी बता सकते हो क्या? वो पीआई होंगे कौन कौन से बता सकते हो? कितने होंगे और कौन कौन से होंगे इस क्वेश्चन में? 4। बहुत ही शानदार सर, 4 होंगे पीआई, बिल्कुल सही। कौन कौन से तो देखो, एक ये हो गया, मतलब ये ग्रुप तो फिक्स ही है वरना, ठीक है। ये तो फिक्स ही है, बस इस 1 को इधर भी बना सकते थे, इधर भी बना सकते थे, मतलब इस 1 को आप ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। इसका मतलब देखो, अगर ऐसे बनाया तो इसका आंसर बन गया ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस इसका आंसर ए सी। इसका आंसर लिखोगे तो ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस बी सी। इसका आंसर बी सी। इसका मतलब आपसे कोई पूछे कि ये पीआई कौन कौन से, तो 4 पीआई है, कौन कौन से, तो ए बार बी, ए बी बार, ए सी और एक बी सी। ए बी सी और ये ए, इन दोनों में कॉमन सी, ठीक है। ए सी होगा तो सही, गलत लिख दिया क्या? सही तो है इस बार, ठीक ही तो है। अरे चारों को प्लस करके नहीं सुझा, तो ये अलग अलग लिख रहा हूं कॉमा लगा के, ये 4 है। हाँ आंसर ये आ सकता है और ये आ सकता है, इसलिए मैंने आंसर में प्लस लगा दिया। क्वाड में अप्लीकेबल है पीआई क्वाड। अगर एक क्वाड बन जाए तो अंदर 4 छोटे छोटे नहीं बनाने, सही सही ग्रुप कौन कौन से बन सकते हैं वो पता लगाना है ना। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने दिया और इस क्वेश्चन में मैंने पूछा कि बताओ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप क्या है, प्राइम इंप्लीकेंट्स क्या है, कितने, और अगर ये पता है कितने हैं तो कौन कौन से हैं ये बताओ। ए बार बी बार नहीं लिखा, कहां लिखना है ए बार बी बार? ए बार और बी बार तो है नहीं ना, ए बार बी बार तो इधर इधर 1 होता तो लिखते, क्यों लिखूंगा मैं? इसका बताओ, कोई 5 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, ठीक ठीक लगाओ, देने वाला भाव बोलो बेटा। देखो एक ये दिखाई दे रहा होगा ग्रुप, हाँ सर, एक ये, और सॉरी, एक ये दिखाई दे रहा होगा ग्रुप, हाँ सर,
एक ये दिखाई दे रहा होगा ग्रुप, हाँ सर ठीक है। इसी के अलावा एक ऐसा भी हो सकता है भाई, इसको इसके साथ ना मिलाकर इसको इसके साथ मिलाया जाए, ठीक है। एक ये बन जाए, एक ये बन, इसको अलग कलर से बनाता हूं भाई, रुको कुछ दिख जाए तो बना दूंगा, नहीं तो फिर इसी से बना दूंगा, कोई बात नहीं है। एक ये बन गया, देखो सब अलग अलग पॉसिबल है भाई। एक ये ग्रुप बन सकता है, एक ये ग्रुप बन सकता है, एक इसके साथ ये पेयर बन सकती है, एक ये पेयर बन सकता है, एक ये पेयर बन सकता है, एक ये पेयर बन सकता है। टोटल 6 पॉसिबिलिटी कि ये भी बन सकता है। इससे आंसर लिखते तो क्या आता, ये देखो इसी के ये टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है, 7 नहीं बेटा 6 ही है, 7 तो दिख ही नहीं रहे। इसका आंसर बनता एक ए बार बी बार प्लस, इसका लिखते आंसर तो ये बनता ए और इन दोनों में कॉमन है सी प्लस, इसका लिखते बी सी बार। एक आंसर ऐसा भी लिख सकते थे, इन दोनों का आपने पेयरिंग करी है, इन दोनों को करोगे तो ये आंसर आएगा ए बार और इन दोनों में कॉमन है सी बार प्लस, ब्लू वाले का आंसर बी बार सी प्लस इस ये जो भी कलर है उसका ए बी। यानी 6 आपके पास प्राइम इंप्लीकेंट होते हैं। नहीं कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हर जगह फॉर्म। कोई पूछे कौन कौन से हैं, तो 6 पॉसिबिलिटी देखो ना आप, देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो, एक ये है, एक ये है, 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, बस यही 6 पॉसिबल है पेयर में। इंप्लीकेंट्स ऑफ कोर्स प्राइम इंप्लीकेंट्स नहीं 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 ऐसा नहीं है। देखो इसका मतलब अगर आप लिखोगे पीआई के बारे में तो भाई 6 पीआई हो सकते हैं। कौन कौन से, ए बार बी बार, ए सी बी सी बार, ए बार सी बार, बी बार सी ए बी, ये 6 पीआई हो सकते हैं। नहीं 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 फॉर्मूला नहीं है यार, सिंपल। तो अब मुझे ये समझ में आ गया, देखो बस इतनी सी डेफिनेशन मैंने बोला और कुछ भी नहीं बोला कि सर पीआई इज कॉल्ड नथिंग, इट इज जस्ट ए टोटल। पीआई जो है वो कहलाता है क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, वो भी सही सही पॉसिबिलिटीज। ऐसा नहीं कि एक 4 का बन जाए तो उसके अंदर 2-2 के और 4 बना रहे, नहीं, एक 4 का बन गया तो वो एक ही पॉसिबल। बड़े बड़े ग्रुप में कितने पॉसिबल ग्रुप होते हैं वो कहलाता है सही सही आंसर का, है ना। ठीक है सर, ठीक है। कोई फॉर्मूला कोई कुछ नहीं लिखेगा, वो मैं बताऊंगा क्या है, अभी आप लोगों को कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। अच्छा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, प्राइम के इंप्लीकेंट कितने होंगे, एक सेकेंड। इस क्वेश्चन का बताओ, प्राइम इंप्लीकेंट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप होता है, तो प्राइम इंप्लीकेंट बताओ इस क्वेश्चन के लिए। देखो 1 2 3 4, ये तो हो ही गया। साथ में ये तो 4 पेयर हुए, साथ में एक वो भी तो दिख रहा है आपको, ये भी तो एक क्वाड की भी तो पॉसिबिलिटी दिख रही है। अब ऐसा नहीं कि क्वाड के अंदर एक क्वाड दिख जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर भी ऐसे ऐसे 4 बना रहे हैं। मैंने वही बताया था कि एक बड़ा ग्रुप दिख जाए तो उसके अंदर छोटे छोटे नहीं बनाने, राइट। तो ये 4 ये दिख रहा है, एक पॉसिबिलिटी, अब भले वो आंसर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो अलग बात है, पर एक पॉसिबिलिटी वो भी दिख रही है। एक बड़ी पॉसिबिलिटी दिख जाए तो उसके अंदर छोटी छोटी नहीं बनानी, बात समझ। वही मैं बार बार बोल रहा था कि सर टोटल नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, वो भी बड़े बड़े ग्रुप है ना, एक बड़ा बन जाए तो ऐसे नहीं कि उसके अंदर छोटे छोटे बना रहे हैं वो, तो टोटल कितना हो गया 4 और 1 5।
तो प्राइम इंप्लीकेंट हो गए टोटल इसके अंदर 5। एक बड़ा ग्रुप बन जाए, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप नहीं बनाने, फिर आंसर 5 होगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार इसका भी बताओ, पीआई कितना होगा प्राइम इंप्लीकेंट। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक चीज समझो, पिछले क्वेश्चन में एक चीज समझो, इस क्वेश्चन में अगर कोई आंसर पूछता ना, आंसर आपका ये अलग होता, एक ही पॉसिबल आंसर इस क्वेश्चन का, एक ही पॉसिबल आंसर है क्या? ए बार सी बार डी बार प्लस डी बार नहीं, ए बार सी बार डी प्लस ए बार बी सी प्लस रेड वाले का ए सी डी प्लस ये ब्लू वाले का ए बी सी बार। इसका मतलब आंसर तो ये होता, पर अगर इसके अंदर पीआई आप पूछते ना कौन कौन से हैं, तो 4 तो ये लिख देता, ए बार सी बार डी, ए बार बी सी, ए सी डी, ए बी सी बार, और साथ में एक जो 4 का बन रहा है वो क्या है, बी और डी, एक बी डी भी बनता, जो 4 का ग्रुप बन रहा है ये है। अच्छा, अगले इस क्वेश्चन में देखो, अगर इस क्वेश्चन में पूछता आपसे प्राइम इंप्लीकेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, वो भी अगर बड़ा ग्रुप बन जाए तो अंदर छोटे नहीं बनाने, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सर इस क्वेश्चन के लिए एक तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, एक तो ये दिखाई दे रहा है, और एक दो पॉसिबिलिटीज और दिख रहे छोटे छोटे। मुझे बताओ इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या आपको, कि जो 6 लिख रहे हो? मैंने फिर बताया ना, एक बन गया तो उसके अंदर फिर नहीं बनाना है कि पता चला ये भी बना रहे हैं, एक क्वाड बना तो चुके हो, उसके अंदर क्यों बना रहे हो? ये जो बन रहा है वो इसकी वजह से बन रहा है। सिंपल सा मैथमेटिक्स था, मैंने बोला ना कि एक अगर बड़ा बन जाए तो उसके अंदर नहीं बनाने, सिंपल सी रूल है। तो एक क्वाड बन गया तो क्वाड के अंदर को वाले को क्यों कवर करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, ये ऐसे बस एक क्वाड बन गया, कवर हो गया इसका, इसकी वजह से ये एक जा रहा है, इसकी वजह से ये बन रहा है, इसकी वजह से ये एक बन रहा है, चीजों को लेके तो 3 ही भाई, इसमें 3 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज ही नहीं। और इसका आंसर भी लिखोगे तो क्या आएगा, इसका आंसर होगा ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस सी, ये आंसर है। बहुत ही शानदार, ठीक है। और आप इसका आंसर भी लिख सकते हो, इसका आंसर सिंपल है कि सर इसके पीआई 3 ही है, ए बार बी बार ए बी और सी, ये 3 पीआई। क्या इतनी चीज सबको चमका क्या, एक बार बता दो यार, ये सुनो कि सर इंप्लीकेंट टोटल नंबर ऑफ 1 इन द के मैप, प्राइम इंप्लीकेंट तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, वो भी सही ग्रुप कहलाता है पीआई। ठीक है साहब, पीआई भी क्लियर हो गया। अच्छा, पीआई के बाद एक और चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं ईपीआई, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। ईपीआई एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, हाँ रिवीजन तो करना पड़ेगा शुभदीप, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सर एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट क्या कहलाता है, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट कहलाता है कि सर एक काम करिए, पिछले क्वेश्चन में 7 पीआई नहीं है 7, अब एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट क्या कहता है कि सर सबसे पहले सही तरीके से जितने भी क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो वो आंसर लिखो। फिर से समझना एक बार, पहले तुम मेरी बात समझो, क्या बोल रहा हूं बेटा, सुनो कि सबसे पहले सही तरीके से जितने भी आंसर लिख सकते हो वो आंसर लिखो। सबसे पहले सही तरीके से जितने आंसर लिख सकते हैं वो सारे आंसर लिखो। फिर उन आंसर में जितने भी सही तरीके से आंसर है, उन सारे आंसर में जितने भी टर्म्स कॉमन होते हैं उसी को हम बोलते हैं एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। समझो क्या बोल रहा हूं भाई, कि सर
सबसे पहले सही सही तरीके से किसी भी क्वेश्चन के सही सही तरीके से जितने भी आंसर लिख सकते हैं, सही आंसर वो सारे लिख दो। फिर उन आंसर में जितने टर्म्स कॉमन होते हैं उसको हम एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट बोलते हैं। और सर किसी का एक ही पॉसिबल आंसर हो तो, और बहुत सारे आंसर ना, एक ही आंसर पॉसिबल हो तो उसमें जितने टर्म्स होंगे वो सारे के सारे टर्म्स ही ईपीआई होंगे। भूल जाओ आपस से। सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखते हैं, फिर उन आंसर में जितने टर्म्स कॉमन होते हैं उसी को अपन ईपीआई बोलते हैं। अब देखो कैसे सर, इंग्लिश। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट ऑल द पॉसिबल आंसर और ऑल द करेक्ट पॉसिबल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आफ्टर दैट द कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट ऑन दोज पर्टिकुलर आंसर आर कॉल्ड नथिंग, इट इज जस्ट ईपीआई। जिसने अंग्रेजी में पूछा था लो अंग्रेजी में भी सुन लो। तो भाई साहब आप समझो इधर आओ कि सर सबसे पहले इस क्वेश्चन का मुझे बताओ कितने पॉसिबल आंसर है। सर यही तो दो पॉसिबल, इसके अलावा कोई और आंसर लिख सकते हो क्या इस क्वेश्चन का, मुझे बताओ। और दोनों सही है कि गलत है ये मुझे बता दो। बंगाली तो मुझे सिखाना पड़ेगा बेटा, कौन सिखा सकता है मुझे बताओ। सिखाओगे तो मैं सीख जाऊंगा, आई एम ए गुड लर्नर। आर्दा माइंदा। हाँ सर। कि सर क्या इन दोनों के अलावा कोई और पॉसिबल आंसर लिख सकते हो क्या? दोनों सही आंसर है। देखो तीन टर्म्स, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। सर दोनों ही सही आंसर है। इन सब दोनों आंसर में सबसे पहले मुझे देखो इन दोनों आंसर में कितने ऐसे टर्म्स हैं जो कॉमन है, कितने टर्म्स हैं जो कॉमन है। सर दोनों आंसर में कितने टर्म्स हैं जो कॉमन है। सर दोनों आंसर में कितने टर्म्स हैं जो कॉमन है। सर दो टर्म्स हैं जो कॉमन है। अगर दो टर्म्स हैं जो कॉमन है तो एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट दो होंगे। कोई पूछे वो कौन से दो होंगे ईपीआई, तो जो भी कॉमन होंगे उन आंसर में ए बार बी बार और ए बी, ये दो एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट होंगे। क्योंकि कोई भी आंसर लिखो वो टर्म्स तो आएगा ही आएगा, इसलिए उसको एसेंशियल बोला जाता है। राइट कोई भी आंसर लिखो वो कोई भी आंसर लिखो वो टर्म आएगा ही आएगा, इसी वजह से वो एसेंशियल है। राइट और वो कौन होगा? जो यूनिक ग्रुप होंगे, जिस वन का एक ही तरीका होगा ग्रुप बनाने के। जैसे इसको देखो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। इस वन का देखो एक ही तरीका है, तो ये दोनों टर्म तो आएंगे ही आएंगे। यानी जो यूनिक ग्रुप होते हैं वही एक्चुअली ईपीआई कहलाते हैं। इसका मतलब फिर से बताता हूं, सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखो, फिर उन आंसर में रूल ये कहता है सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखो, फिर उन आंसर में जितने टर्म्स कॉमन होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? ईपीआई, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। ठीक है सर, ये भी ठीक है। अब देखो अकेले वाला ग्रुप, बिल्कुल मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैंने पूछा बताओ ईपीआई क्या होगा, कितने होंगे ईपीआई बताओ, और कौन से होंगे वो दो। सबसे पहले इस क्वेश्चन का कोई और पॉसिबल आंसर है क्या, एक बार बताओ। बताओ सबसे पहले क्या और कोई पॉसिबल आंसर है क्या इसका? सर इस क्वेश्चन को लिखने के यही दो पॉसिबल हैं, ये आएगा ही आएगा, ये आएगा ही। इस वन को आप इसके साथ भी लिख सकते हो तो ये आंसर आता है, इस वन को इसके साथ लिख दोगे ये भी आंसर सही है, ये भी। सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखने होते हैं, फिर उन आंसर में जितने टर्म्स कॉमन होते हैं उसी को अपन ईपीआई बोलते हैं। तो कितने कितने कॉमन है देखो, ये दो टर्म्स ए बार बी और ए बी बार। इसका मतलब ईपीआई इसके अंदर पूछोगे तो दो आएगा। कौन कौन से ईपीआई आएंगे? तो सर जो कॉमन है ए बी बार, ये ईपीआई सही है। हाँ ऐसी बिट से हट जाएगा, बिल्कुल। अगर इतना क्लियर है तो आप देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं बताओ ईपीआई, इस क्वेश्चन में कितने पॉसिबल आंसर होंगे करेक्ट? यही दो पॉसिबल आंसर होंगे करेक्ट। बताओ ईपीआई क्या होगा इसका? क्या एक भी कॉमन आ रहा है क्या?
कॉमन ही नहीं आ रहा है, कॉमन ही नहीं आ रहा है तो जीरो, नो कॉमन। इसका मतलब रूल ये कहता है कि सर सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखते हैं, फिर उन आंसर में जितने टर्म्स कॉमन होते हैं उसी को अपन एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट ईपीआई बोलते हैं। तो पहला रूल कहता है, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, यही रूल कहलाता है। ठीक है साहब, अब देखो ओके सुजात्रा, अब एक चीज बताओ, ये हो गया ईपीआई। अच्छा, किसी को लगता है सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, एक शॉर्टकट भी देता हूं। सबसे पहले देखो, इंप्लीकेंट का रूल क्या था कि सर इंप्लीकेंट था टोटल नंबर ऑफ वन इन द के मैप। प्राइम इंप्लीकेंट क्या था सर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। वो भी सही सही बड़ा ग्रुप बन जाए, अंदर छोटे छोटे नहीं बनाने। ईपीआई क्या था, सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखने, फिर उन आंसर में जितने टर्म्स कॉमन होते हैं उसी को अपन ईपीआई बोलते हैं। ये तो था। अब समझो मेरी बात ध्यान से, इधर आओ, इधर आजा 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 आजा। किसी को लगता है सर मेरे को कुछ समझ में नहीं, आपको तो पता ही है सर, तारे जमीन पर। तो आपको एक मैं ट्रिक देता हूं, लॉयल्टी चेक मेथड, राइट। लॉयल्टी चेक मेथड, आपको जब अगर ईपीआई कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हर एक वन से पूछो कि बता तेरे ग्रुप बनाने के कितने तरीके। सिंपल सी चीज है, हर एक वन से पूछना है कि बता तेरे ग्रुप बनाने के कितने तरीके सबसे पहले। और लॉयल लोगों, देखो आपको हमेशा अगर पेयरिंग करनी हो तो किसके साथ पेयर करोगे, धोखेबाज लोगों के साथ कि ऑनेस्ट लोगों के साथ, लॉयल लोगों के साथ? बताओ एक बार जल्दी से कमेंट करके भाई। जब भी कभी आपको अपनी पेयर बनाना हो, किसके साथ पेयर बनाओगे? अब ये मत बोलना कि सर कोई भी मिल जाए, मिले तो सही बस। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जैसे पूछते हो जैसे बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो इंजीनियर छोड़ दो, इधर आओ। हाँ बहुत ही बढ़िया। अब इधर देखो, आपको करना है कुछ नहीं, सिंपल हर एक आदमी, हाँ कह रहे सर रॉयल से, लॉयल हो ना हो, रॉयल होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, इधर आओ, इधर आओ। हर एक वन से पूछना है कि बताओ तुम्हारे ग्रुप बनाने के कितने तरीके। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने इससे पूछा पहले, बताओ। और ऐसे प्यार से पूछना है, ऐसे तुमको कोई डायरेक्ट नहीं बताएगा मैं धोखेबाज हूं, हाँ मैं धोखेबाज हूं, ऐसे नहीं, प्यार से पूछना है। ओली ले 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 ले, बताओ तुम्हारे ग्रुप बनाने के कितने तरीके हैं। जैसे आपने करके ओली ले ले करके पूछा तो इसने बताया कि मैं सिर्फ इधर ग्रुप बना सकती हूं। ऐसे लोग जो जो एक ही तरीके से ग्रुप बना सकते उसको काउंट करना है। तो मैंने इससे पूछा ओली ले ले, बताओ कैसे तुम पेयर कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो। मैं सिर्फ इसी के साथ ग्रुप बना सकती हूं, लॉयल है, काउंट करना है उसको। ठीक है, फिर इससे पूछा कि अब पूछना वैसे ये प्यार से, ओले ले ले करके, ओले ले 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 ले, बताओ क्या किधर ग्रुप बना सकते हो। तो मैं इधर भी ग्रुप बना सकती हूं, मैं इधर भी ग्रुप। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, जो इधर चला मैं उधर चला, ऐसे लोगों से सावधान रहें। फिर इससे पूछो, और कैसे पूछोगे एक बार सब कमेंट करके बताएंगे कैसे पूछोगे। इस वन से पूछो एक बार कि कितने तरीके से ग्रुप बना सकती है ये वन, ये पूछो एक बार जल्दी से सब, ओले ले ले करके। हाँ ओले ले 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 ले, कितने तरीके से ग्रुप बना सकते हैं। मैं इधर भी ग्रुप बना सकती हूँ, मैं इधर भी ग्रुप बना सकती हूँ। अरे इधर उधर ही बनाओ, आपको नहीं बनाना है। हाँ, फिर इससे पूछो, बताओ तुम कितने तरीके के ग्रुप बना सकते हो। मैं इधर भी ग्रुप बना सकती हूँ, मैं इधर भी ग्रुप बना सकती हूँ। ऐसे लोगों से दूर रहे। फिर इससे पूछो प्यार से, ओले ले ले, बताओ कैसे ग्रुप, इधर ही बना सकते हो, लॉयल है। एक और दो, दो लॉयल, ईपीआई 2, ईपीआई 2 सिंपल। हाँ, अरे सौम्या ओली ओली करके नहीं, ओली ओली करके कौन बात करता है, ओली ले 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 करके बोलना पड़ता है यार। ओली करोगे तो फिर ऐसे ओली ओली ओली, पोली पोली पोली, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ ओली ले 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 करके होता है। बहुत ही बढ़िया। किसी को लगता है, आप देखो किसी से भी ईपीआई कैलकुलेट कर सकते। देखो अब कोई बोलेगा सर ये मेथड आप पहले क्यों नहीं बताते हो। पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद मेरी शॉर्टकट बता देता हूं, फिर मेरी बात कोई सुनता ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं, कोई सुनना ही नहीं चाहता है। इसलिए मैं पहले एक्चुअल ट्रिक बताता हूं, फिर मैं शॉर्टकट बताता हूं। देखो इधर, इधर देखो, फिर से इससे मैंने पूछा, बता ओली ले 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 ले, बता कितना ग्रुप बना सकते हो। इधर भी बना सकती हूं, इधर भी बना सकती हूं, नहीं बनाना आपको। फिर इससे पूछो, बताओ तुम्हारे, अब बनना सकती भी और सकता भी हो सकता है ना। बताओ इस बार लड़कों के लिए, लड़के भी तो भाई ऐसे थोड़ी है, लड़के धोखेबाज होते हैं। बताओ तुम्हारे ग्रुप बनाने के कितने तरीके। मैं इधर ग्रुप बना सकता हूं, लॉयल लड़का है, बना लो ग्रुप उसके साथ। फिर इससे पूछो, बताओ तुम्हारे ग्रुप बनाने के कितने तरीके। मैं इधर ही बना सकता हूं, काउंट कर लो। इससे पूछो ओले, और लड़कियों को भी ऐसे पूछना है प्यार से, ओले ले ले करके, ओले ले ले ले, बताओ ग्रुप बनाने के कितने तरीके हैं। मैं इधर भी बना सकता हूं, मैं इधर भी बना सकता हूं। जैसे वो इधर उधर करे,
आपको दूर हो जाना है। फिर इससे पूछो बताओ तुम्हारे ग्रुप बनाने कितने तरीके, इधर चला मैं उधर चला, तुम इधर उधर जाओ, हमारे साथ मत रहो। तो 1 2 ईपीआई 2, सिंपल। मान लीजिए इस क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई ईपीआई क्या है, तो सबसे पहले इससे पूछा कि बताओ भाई तुम किधर ग्रुप बना सकते हो, तो मैं इधर भी ग्रुप बना सकता हूं ना, मैं इधर भी ग्रुप। भाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी आप रिलेशनशिप ही काउंट करना है ना, ऐसे नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को रिलेशनशिप नहीं मान रहे हो। एक अड़ोसी के साथ और एक लॉन्ग डिस्टेंस, नहीं, गलत है, धोखेबाज है ये, दूर रहो इनसे। फिर इससे पूछो बताओ ओले लेले ग्रुप बनाने कितने तरीके, इधर भी और इधर भी, नहीं बनाना है। फिर इससे पूछो बताओ तुम्हारे ग्रुप बनाने कितने तरीके, मैं इधर भी और मैं इधर भी, नहीं बनाना है। इससे पूछो बताओ तुम्हारे ग्रुप बनाने कितने तरीके, मैं इधर भी और मैं इधर भी, नहीं बनाना है। बताओ तुम्हारे ग्रुप बनाने कितने तरीके, मैं इधर भी और मैं इधर भी, नहीं बनाना है। बताओ तुम्हारे ग्रुप बनाने कितने तरीके, मैं इधर भी और मैं इधर भी, नहीं बनाना है। ऐसे धोखेबाज लोगों के साथ ग्रुप बनाने से बेटर है बी ए सिंगल, बाद में बहुत परेशानी हो जाएगी। हाँ, बहुत ही शानदार। तो ये था अपना लॉयल्टी चेक मेथड। पर ये एक चीज ध्यान रखना, दिस लॉयल्टी चेक मेथड इज एप्लीकेबल ओनली, दिस लॉयल्टी चेक मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन पेयर इज पॉसिबल। अगर क्वाड होगा तो ये हमारे लॉयल्टी चेक, क्योंकि अब यार पेयरिंग में लॉयल्टी चेक करोगे, 4 लोगों में तो क्या ही लॉयल्टी चेक करोगे, है ना। तो ये सब तभी होगा जब पेयर वाली चीजें पॉसिबल होगी, तो ही लॉयल्टी चेक कर सकते हो। या सिंगल हो कोई तो लॉयल्टी, सिंगल तो लॉयल ही होगा, अपने आप से कौन धोखेबाज होगा, राइट, वो कर सकते हो, राइट, हमेशा। अब समझो एक बार, अब देखो एक चीज, हाँ, मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछा, बताओ इसके अंदर बताओ भाई ईपीआई क्या होगा। या ऐसे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन देता हूं, समझो ये था ना, मान लो एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया, अब मुझे बताना इसके अंदर क्या होगा, बताओ। बताओ भाई, बताओ कितने इंप्लीकेंट होंगे, कितने प्राइम इंप्लीकेंट होंगे, कितने असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट होंगे। इंप्लीकेंट कितने होंगे, प्राइम इंप्लीकेंट कितने होंगे, और असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट कितने होंगे। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जे रोहित, डाउट पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो। सर इंप्लीकेंट होंगे 6। प्राइम इंप्लीकेंट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को प्राइम इंप्लीकेंट बोला जाता है। पीआई क्या होगा, पीआई प्राइम इंप्लीकेंट। सर प्राइम इंप्लीकेंट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप है। भाई ये तो पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है। सर देखो, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, और एक सेकंड, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। एक तो ये पॉसिबिलिटीज हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटीज एक ये ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। टोटल कितने, 6 हो गए पीआई के। और ईपीआई के लॉयल्टी चेक करके बता लगा लो, ईपीआई का लॉयल्टी चेक करके बता लगा लो। हर एक वन से पूछो बताओ तुम्हारे ग्रुप बनाने के कितने तरीके, बताओ भाई कितने तरीके। इधर चला मैं उधर चला, लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखा रहा है, नहीं काउंट करना है। इधर और इधर नहीं काउंट करना है, 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 इधर और ले 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 नहीं काउंट करना है, 0, सिंपल। बट ये सब मेथड अप्लीकेबल है कब, बताओ ये सब मेथड अप्लीकेबल है कब। सर ये सब अप्लीकेबल है तब जब पेयर ही खाली पॉसिबल हो, मतलब क्वाड या ऑक्टा ना हो, तो ये शॉर्टकट अप्लीकेबल ना हो। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने पूछा बताओ भाई ईपीआई क्या होगा, तो इसमें बेसिक रूल याद रखो, बेसिक रूल याद करो, बेसिक रूल याद करो। ईपीआई का मैंने बेसिक क्या बताया था, सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखने, फिर उन आंसर में जितने टर्म्स कॉमन होते हैं वही ईपीआई कहलाते हैं। क्या इसके अलावा और कोई आंसर इसका लिख सकते हो क्या, नहीं सर, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं लिखा जा सकता है। अगर इसके अलावा कोई आंसर नहीं लिखा जा सकता है तो उसी को अपन बोल देते हैं क्या, तो उस अगर एक ही आंसर पॉसिबल है तो उस आंसर में जितने भी टर्म्स होते हैं वो सब ईपीआई होते हैं। 1 2 3 4 4 ईपीआई होगा, सिंपल, बहुत ही बढ़िया, ये ईपीआई होगा।
नहीं नहीं 6 आएगा जी रोहित, प्रीवियस वाले में 012576 में 012567 में, इस वाले में आएगा ना ये, इसके और इसका भी तो पेयर बनेगा, इसका और इसका भी तो पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा। बताया तो सारी पॉसिबिलिटीज बता दी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा अगर इस क्वेश्चन में बात करूं कि बताओ भाई ईपीआई कितने होंगे, बताओ इस क्वेश्चन में। भाई जब भी कभी एक ही पॉसिबल आंसर हो तो उसमें जितने बीडी जो है वो रिडंडेंट टर्म्स है, आरपीआई है, वह पीआई जो जो फाइनल आंसर में नहीं आता है वो आरपीआई। जैसे बीडी जो है ना आरपीआई है, रिड्यूस्ड प्राइम एप्लीकेंट, रिडंडेंट और रिड्यूस्ड रिडंडेंट प्राइम एप्लीकेंट, आरपीआई इस क्वेश्चन में। इसका देखो, इसका मुझे बताओ ईपीआई कितना होगा। भाई मैंने फिर से बताया ना, जब एक इतना ईपीआई का कितना बेसिक डेफिनेशन बताया मैंने इस क्वेश्चन के लिए, कि जब कभी एक ही पॉसिबल आंसर हो, जब कभी एक ही पॉसिबल आंसर हो तो उस आंसर में जितने टर्म्स होते हैं वो सारे ईपीआई होते हैं। अगर एक ही पॉसिबल, इसका क्या इसके अलावा कोई और आंसर लिख सकते हो क्या, बताओ एक बार। क्या इसके अलावा और कोई आंसर पॉसिबल है क्या, बता दो एक बार जल्दी से। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं। जब एक कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये तीनों के तीनों ही क्या है, ईपीआई। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया। जब कभी किसी क्वेश्चन में एक ही आंसर पॉसिबल हो और कोई आंसर ही ना हो तो उसमें जितने टर्म्स हैं वो सारे ईपीआई कहलाते हैं, सिंपल। तो 3 टर्म्स थे, तीनों ईपीआई कहलाते हैं। अच्छा अगर इतनी चीजें क्लियर है, एक क्वेश्चन देता हूं समझो। ये तो डेफिनेशन था, इसको बाद में करेंगे। इस क्वेश्चन का बताओ सर, हाउ इज पॉसिबल, शुभदीप, जब, अरे बता तो रहा हूं, रूल ही तो बता रहा हूं इसका। अब इसको क्वेश्चन का पोल भी ले लेते हैं इसमें, देखो और बस करण 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट बस दे दो, 2 मिनट। आपको ही पता मैं जल्दी छोड़ देता, पर इस टॉपिक को मुझे थोड़ा सा बाइंड करना जरूर। हालांकि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं समराइज भी कराऊंगा इस चीज को, थोड़ा सा और एक्सटेंड भी करूंगा, कोई डाउट होगा तो। आरपीआई भी बताऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, अभी फिर करवाऊंगा, टेंशन मत लो। सर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे, क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट पीआई और असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट ईपीआई। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड पीआई। तो पॉसिबिलिटीज कितनी है, 1 2 3 4। भाई कोई पेयर ही नहीं हो रही है, सब सबके सब सिंगल सिंगल बचे हुए। और जब सिंगल सिंगल ही होते हैं तो वही आंसर आएगा, और तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब पीआई भी इसके अंदर क्या आ रहा है, 6 ही है, इंप्लीकेंट भी 6 है, प्राइम इंप्लीकेंट भी, क्योंकि इसका कोई पेयरिंग ही नहीं हो रही। टोटल नंबर पॉसिबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप सब सिंगल सिंगल ही है। और ईपीआई है, अगर सब सिंगल सिंगल है तो वही पीआर ईपीआई बराबर, भाई एक ही आंसर होगा, यही चीज। तो आपके पास क्या बन गया, डी है। 44% लोगों ने सिर्फ, शिवांश, अनामिका, आर गुप्ता, विकास, जयेश, बहुत ही बढ़िया। एक और क्वेश्चन दूं क्या, जो यूनिक ग्रुप होते हैं वो ईपीआई कहलाते हैं। कितने यूनिक ग्रुप होंगे बताओ। इस वन को कवर करने का एक ही तरीका है, क्वाड के साथ जा सकता है, असेंशियली होगा, ठीक है। इस वन की तो अब देखो, इस वन के लिए आप ऐसे भी बना सकते हो, यूनिक ग्रुप जो होंगे वही होंगे, ठीक। इस वन के लिए एक ये जा सकता है। अब ये जो 2 बच गए ये तो असेंशियल है, ये जो 2 मैंने बनाई ये असेंशियल है। हाँ सर ये 2 असेंशियल है। इसके अलावा जितनी भी चीजें उसके मल्टीपल टेक्निक्स आंसर हो सकते हैं। देखो
एक आंसर तुम ऐसे बना सकते हो, एक आंसर आप कवर करने के लिए, इस दो को कवर करने के लिए ऐसे बना सकते हो, एक इस दो को कवर करने के लिए ना, एक इस दो को कवर करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो। तो इसके मल्टीपल टेक्निक्स हो गए, ठीक है। तो जब मल्टीपल टेक्निक होंगे तो वो ईपीआई नहीं होगा, क्योंकि देखो ना, इसको कवर करने का एक तरीका ऐसा भी हो सकता था, एक तरीका ये। जब भी यूनिक वाले जो ग्रुप होते हैं वो ईपीआई कहलाते हैं। तो कोई भी आंसर इसके लिखोगे ना, ये दो जो ग्रुप है वो हर आंसर में आएगा, क्योंकि इसके लिए भी आप ऐसे बना सकते थे और इसके लिए आप ऐसे भी बना सकते थे, तो दो आंसर इसके भी थ्रू आ जाएगा। मतलब यही दो ऐसे ग्रुप होंगे जो फिक्स है, कोई भी आंसर लिखो उनमें टर्म्स आएगा ही आएगा। अब इसके मल्टीपल आंसर बन सकते हैं, लिखो कॉपी के अंदर, पर उस सब में देखोगे बी बार डी बार, बी बार डी बार और बी डी, ये दो ऐसी चीज होगी जो कॉमन आएगा ही आएगा। तो बी बार डी बार और बी डी, ये दो चीजें आएगी ही आएगी, ये ईपीआई। अभी भी एक बार कल की क्लास में आने से पहले आप एक बार फिर से रिवाइज करके आ लेना चीजों को, क्योंकि मैं सारी चीजों को समराइज कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिए, इस शीट के अंदर जो क्वेश्चन है वो मैं दे ही रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। एक 5 वेरिएबल का क्वेश्चन भी है, राइट, जो मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, ये एज ए होमवर्क ही दे रहा हूं, बट नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं ये इस क्लास के जो शीट के क्वेश्चन होंगे वो प्लस ये जो 5 वेरिएबल के क्वेश्चन होंगे उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है साहब। तो एक बार बस याद करके आओ, चीजों को समझ के आओ, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।